हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जितने भी टॉपिक एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं उसको आज कवर कर दिया गया है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन सभी लोग क्या करिएगा, हर एक टॉपिक को लिखते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कम से कम 4 से 5 नंबर के। तो आज की क्लास देखना ना भूलें और सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं एनसीईआरटी के। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो आप लोगों को पता है कि प्रश्न में असम से एक प्रश्न जरूर बनता है, उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात ये पूछा है कि बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। ये असम में होता है। असम में बिहू का एक त्यौहार है जो चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं धान की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिहू का त्यौहार 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। साथ में पहले दिन को यहाँ पे उरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है पहले दिन को। इस दिन अस्थाई छप्पर बनाया जाता है, जिसे भेला घर भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि असम से अगर प्रश्न बनता है, टॉपिक्स बनता है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिहू असम का त्यौहार है जो चावल की पहली फसल कटने पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 से 15 जनवरी को। पहले दिन को क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है। और इस दिन अस्थाई घर यानी कुछ समय के लिए बनाया जाता है, छप्पर का घर बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भेला घर कहा जाता है। अगर इतना टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर पक्षियों से प्रश्न बनता है तो आप लोगों को पता है कि पक्षियों से एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हर एक पक्षी से लगभग 3 प्रश्न आपको देखने को एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पक्षियों से अगर प्रश्न बनता है तो आप लोगों को पता है कि मैना से अगर प्रश्न बनता है तो मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को क्या करती है? आगे पीछे यहाँ पे करती है। जबकि अगर उल्लू से प्रश्न बनता है तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है लगभग 270 डिग्री। कितना? 270 डिग्री तक आगे पीछे घुमा सकता है अगर पक्षियों से प्रश्न बनता है तब। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैना जो है झटके से यहाँ पे मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू जो है 270 डिग्री क्या है? अपनी जो गर्दन है उसको आगे पीछे घुमाता है। ठीक। अगर वहीं पे अगर प्रश्न बनता है पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। सभी लोगों को पता है कि हर एक पक्षी जो होता है वो उसके जो पक्षियों के पंख होते हैं अलग अलग डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए भी वो यहाँ पे उपयोगी होते हैं। तो आप लोगों ने पक्षियों से अगर प्रश्न बनेगा तो आप लोग मैना झटके से अपनी गर्दन जो है घुमाती है, जबकि उल्लू अपनी जो गर्दन है पीछे तक घुमा सकता है लगभग कितनी? 270 डिग्री तक। ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है पक्षियों से अगर और भी प्रश्न बनता है तो इसमें बताया गया है कि पक्षी के जो पंख होते हैं अलग अलग रंग और डिजाइन के होते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर को गर्म रखते हैं। पुराने पंख जो होते हैं झड़ जाते हैं, समय समय पर नए पंख आ जाते हैं। अगर पंख जो है उनके झड़ने लगते हैं तो फिर समय के साथ नए पंख भी आ जाते हैं पुराने पंख झड़ने के बाद। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह छेद बालों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी जो होते हैं सुनते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि पक्षियों के कान क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो पक्षियों के जो कान होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जो सिर के दोनों तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं? सिर के दोनों तरफ होते हैं, छेद होते हैं। छेद जो है बालों से यानी कह सकते हैं पंखों से उनके ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षियाँ जो है सुनते हैं और दिखाई नहीं देता है कि इनके कान है। अगर नेक्स्ट टॉपिक से आपका बनता है इनके कान जो होते हैं दिखते नहीं है, वो याद रखिएगा जिनके कान नहीं दिखाई देते। प्रश्न बन सकता है कि जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं अंडे देते हैं। जैसे पक्षियों को देख लीजिए, कान जो है दिखाई आपको नहीं देंगे तो ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। ठीक। लेकिन जिनके कान दिखाई देते हैं जैसे जानवरों में देख लीजिए, इंसानों में देख लीजिए, ये बच्चे देते हैं। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे कि जानवरों से अगर प्रश्न बनता है तो जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर बने बाल के कारण होता है। जो उनके शरीर होते हैं उस पर बने बाल के कारण उनके डिजाइन बने होते हैं जो जानवर होते हैं। कह रहा है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वे जानवर बच्चे देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार और इंसान भी कह सकते हैं हम। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है हमारे यहाँ पे जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, शरीर पर बाल भी नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे में छिपकली और मेढक जो होते हैं ये अंडे देते हैं। आप लोग को पता है कि ये इनके कान दिखाई नहीं देते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं।
कान के और सर के दोनों सिर पे होते हैं, जैसे में मेढक और छिपकली। अगर हाथियों से प्रश्न बनेगा यहाँ से तो श्योर है कि आपके एक प्रश्न बनेंगे, हाथियों से 2 भी बन सकते हैं, हर बार 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अगर हाथियों से अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो एक वयस्क जो हाथी होता है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा जाता है, इतना याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनता है हाथियों से, हाथियाँ एक दिन में कितने किलोग्राम यहाँ पे पत्ते खा जाते हैं या झाड़ियाँ, तो एक दिन में लगभग 100 kg यानी 1 कुंटल खा जाते हैं। यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे ही केवल एक दिन में हाथी जो होता है सोता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बने हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे हाथी को पानी तथा कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद होता है। जो हाथी होता है उसके जो शरीर होते हैं अधिक गर्मी लगने के कारण ये क्या करते हैं, कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। साथ में कह रहा है हाथी के कान जो होते हैं पंखों की तरह होते हैं, जिन्हें हिलाकर हवा का भी कार्य करते हैं। देखिए जो हाथी होते हैं इनके कान जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। क्या है, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं हाथी के कान। इससे क्या करते हैं, ये डुलाकर अपने शरीर को क्या करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। वहीं पे अगर कह रहा है कि 3 माह का हाथी का बच्चा जो होता है इसका वजन जो लगभग होता है 300 किलोग्राम यानी लगभग 3 कुंटल का होता है। हाथी जो होता है झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल क्या होती हैं, हथनियाँ होती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो हथनियाँ करती हैं। और इसके झुंड में कौन होते हैं, तो केवल हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। और जो 3 माह का बच्चा होता है हाथी का, उसका वजन कितना होता है, 300 किलोग्राम यानी 3 kg 3 कुंटल का होता है। जो झुंड की मुखिया होती है वो हथनी, सबसे बूढ़ी हथनी यानी सबसे बुजुर्ग जो होती है हथनी, वही उसका नेतृत्व करती है यानी मुखिया होती है। अगर प्रश्न आपका बनता है यहाँ पे एक झुंड में लगभग कितने हाथियाँ या फिर हथनियों के बच्चे होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 से 12 हथनी होते हैं तथा उसके बच्चे होते हैं। एक झुंड में केवल हथनियाँ हुई होती हैं और उनके बच्चे होते हैं और उनकी संख्या 10 से 12 होती हैं। हाथी जो होता है 10 से 15 वर्ष तक झुंड में रहता है, फिर क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है, अकेले रहता है। इतना याद रखेगा, जो हाथी का बच्चा होता है 10 से 15 वर्षों तक क्या होता है, झुंड में रहता है, फिर इसके बाद अकेला हो जाता है। 10 से 15 वर्ष के बाद खुद का समूह बनाता है और 10 से 12 हथनियाँ होती हैं एक झुंड में, जिसमें उसका नेतृत्व कौन करता है, हथनियाँ करती हैं। अगर बगुला से प्रश्न बनता है तो बगुला भैंस की पीठ पर, देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको बनेगा, सब यहाँ पे सहजीवी से प्रश्न आपका बनेगा। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर सूक्ष्म जीवों को खाता है, जिससे भैंस को भी काफ़ी फायदा होता है, जिसे सहजीवी कहा जाता है। अब सहजीवी होता क्या है, सहजीवी का मतलब होता है, मान लीजिए ये भैंस है, ठीक है, ये भैंस है, ठीक, इसके ऊपर पक्षी बैठ गया, इसके ऊपर जो जितने भी यहाँ पे होते हैं सजीवी, उसे खाकर बगुला क्या करता है, अपना पेट भरता है। और इससे क्या है, जो जीव होते हैं, हाथी होते हैं, उससे भी फायदा मिलता है। वहीं पे अगर हाथी से प्रश्न बनता है तो हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं तथा अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है, इसमें एक हाथी का बच्चा गिर गया, तो सभी हाथी जो होते हैं, हथनियाँ होती हैं, ये समूह में आकर उसे बचाने का प्रयास करती हैं, यानी अकेला नहीं छोड़ती हैं। इनमें इतनी कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है खेजड़ी से, यहाँ से आपके प्रश्न एक बनेंगे, श्योर है, 100% है आपके प्रश्न बनेंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि 11वां आपका टॉपिक से इसके अंतर कर रहा है कि खेजड़ी का नामक एक गांव है, याद रखिएगा, खेजड़ी नामक एक गांव है जो कि राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है। इस गांव का नाम खेजड़ली है, याद रखिएगा, गांव का नाम खेजड़ी नहीं है, खेजड़ली है। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष जिसे खेजड़ी कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जो खेजड़ी का वृक्ष है, राजस्थान में जोधपुर नामक एक गांव है जिसका नाम खेजड़ली है, वहां पर पाए जाने वाले वृक्ष का नाम खेजड़ली है। इसका नाम पड़ा है इस गांव के नाम से, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, खेजड़ली गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई पेड़ों तथा जानवरों की सुरक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये बनता है 12वां का कि खेजड़ली गांव के लोग जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहलाते हैं। अब बिश्नोई लोग जो हैं पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा कहलाते हैं। यहाँ के जो महिलाएं होती हैं वो जानवरों को अपना दूध भी पिलाते हैं, याद रखिएगा, अपने पुत्र के समान उनको पालती हैं और उन्हें सेवा करती हैं। इतना उनका नेचर से लगाव है। अगर नेक्स्ट टॉपिक से बनता है खेजड़ी जो खेजड़ी वृक्ष है, यह रेगिस्तानी के इलाके में बहुतायत में पाया जाता है। इस वृक्ष से ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा के काम आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तानी इलाकों में बहुतायत में पाई जाती है, जो कि राजस्थान के आपके जो गाँव है खेजड़ली, उसमें पाया जाता है बहुतायत में। और इस वृक्ष की जो विशेषता है कि इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इतना याद रखिएगा। और इसकी छाल से क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती
जाती है। इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी लकड़ी में जो है कीड़े नहीं लगते हैं। साथ में वृक्ष में या वृक्ष की जो फलियाँ होती हैं इसे प्राप्त होती है, जिससे सब्जियां बनाई जाती हैं। इस वृक्ष की जो फलियां होती हैं उससे क्या करते हैं, वहाँ के निवासी जो हैं, गाँव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जियां बनाते हैं इसके फलियों से। अगर बिहार से प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। अनीता एक यहाँ पे चमकता सितारा है जिसे स्टार गर्ल भी कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक। बिहार में से अगर प्रश्न बनेगा तो आपको यहाँ से या मधुबनी से या फिर आपके लीची से, इनसे प्रश्न जरूर आपके बनेंगे एक। तो अनीता कुशवाहा जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। इसे क्या कहा जाता है, चमकता सितारा, स्टार गर्ल के नाम से भी जाना जाता है अनीता कुशवाहा को। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक्स जो है RTE 2009 से अगर टॉपिक्स बनता है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए, मधुमक्खी से अगर प्रश्न बनेगा तो ये बिहार से आपको एक प्रश्न देखे जाएगा। कितना, एक प्रश्न देखे जाएगा। इसमें क्या है, देखिए यहाँ ये वाला टॉपिक्स आप लोग याद रखिएगा। इसे मैंने जानबूझकर इसमें लिया है, जोड़ा है ये टॉपिक्स, क्योंकि ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 2009 में ये पारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का अधिकार यहाँ पे सरकार देती है, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत। अगर वहीं पे मधुमक्खी से प्रश्न बनता है तो ये मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची के बहुताय पेड़ पाए जाते हैं। कितने, लीची के पेड़ जो हैं बहुताय मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने भी अपने घर पे एक इस वर्ष लगाया है लीची का पेड़, देखते हैं कब तक वो फलियाँ देता है। लीची के पेड़ मधुमक्खियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना होता है। इतना याद रखिएगा। लीची का जो पौधा होता है, जो फूल होते हैं, उस पे जो होते हैं भंवरे और मधुमक्खियाँ अधिक मंडराते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या है, अधिक मात्रा में रस उन्हें मिलता है और आकर्षक भी होती है। अगर किसी एक मधुमक्खी को अगर रस मिल जाता है तो वे एक प्रकार के नृत्य करते हैं, जिससे अधिक से अधिक वहाँ पे मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक बनता है, मुजफ्फरपुर के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद एकत्रित करते हैं। इन शहद को बेचकर अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं। अगर बहुतायत मात्रा में आपके लीची के पौधे हैं तो आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और उसे बेचकर अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 16वां टॉपिक्स ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक इसका समय मधुमक्खियों के लिए अंडे देने का होता है। यही समय मधुमक्खियों के पालन का भी उचित होता है। अगर प्रश्न बनता है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है तो अक्टूबर से दिसंबर, क्या है आपका, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इसमें अंडे देने का बहुतायत मधुमक्खियाँ का एक स्रोत होता है। नेक्स्ट हमारा अगर 17वां प्रश्न बनता है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। एक बक्से में 12 किलोग्राम शहद इकट्ठा होता है। यानी एक जो बॉक्स होता है, ठीक है, पेटी बॉक्स होता है, इसमें जो मधुमक्खियों रानी मधुमक्खियाँ होती हैं इस छद्दे में लगा दिया जाता है उसे। और इसके सहायता इसलिए होती है क्योंकि बॉक्स होती है, बॉक्स में ही अधिक मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और वो क्या करती हैं, लीचियों के फूलों का रस लेती हैं और यहाँ पे एक बॉक्स में इकट्ठा करती हैं। और उस इकट्ठे हुए बॉक्स में जो शहद होती है वो 12 kg होती है। कितनी होती है, 12 kg तक होती है। नेक्स्ट है 18 का ये कह रहा हमारा, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती हैं। छत्ते में नर मधुमक्खी होती हैं, याद रखिएगा। छत्ते में जो होते हैं नर मधुमक्खी होती हैं। बहुत सारी यहाँ पे मजदूर मधुमक्खियाँ भी होती हैं, याद रखिएगा। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में नर मधुमक्खी जो होते हैं वो क्या करते हैं, मजदूर का कार्य करते हैं। मधुमक्खियाँ भी होती हैं, मजदूर का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मजदूर मधुमक्खियाँ दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छत्ता बनाने का काम तथा बच्चों को पालने का भी काम मजदूर मधुमक्खियाँ ही करती हैं। छत्ता जो काम करता है, छत्ता बनाने का मजदूर मधुमक्खियाँ करती हैं। बच्चे पालने का भी कार्य कौन करता है, मजदूर मधुमक्खियाँ। मजदूर मधुमक्खियाँ जो होती हैं क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं फूलों से। और यहाँ पे रानी मधुमक्खी का जो कार्य होता है केवल अंडे देने का कार्य होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। अगर चींटियों से प्रश्न बनता है आपका तो चींटियों से प्रश्न आपके किस प्रकार से बनते हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, यानी समूह में रखती हैं। सभी चींटियों का कार्य बटा होता है। हैरानी की बात यह है कि चींटियाँ जो होती हैं, यहाँ पे बटा होता है। और रानी मधुमक्खियाँ जो होती हैं, रानी चींटियाँ जो होती हैं अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियाँ भोजन एकत्रित करने का कार्य करती हैं। देखिए, इनमें भी कार्य बटा हुआ है। सभी चींटियाँ जो होती हैं मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का कार्य बटा भी होता है। और जो रानी मधुमक्खियाँ होती हैं अंडे देने का कार्य करती हैं। सिपाही चींटियाँ क्या करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। और मजदूर चींटियाँ क्या होती हैं, भोजन एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक्स बनता है, चींटियाँ
अपने वजन से कितना ज़्यादा भार उठा सकती हैं, तो 10 गुना भार अधिक उठा सकती हैं। यानी एक चींटी का वजन अगर 1 केजी है तो क्या है 10 केजी तक अपने वो भार से ऊपर गुना, यानी 1 गुणे 10, यानी कर सकते हैं कि आपके 10 गुना अधिक उठा सकती हैं। दीमक भी क्या है, दीमक ततैया इसी तरह समूह में रहते हैं। अगर दीमक ततैया की बात किया जाए तो ये भी क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, इनका भी कार्य बटा होता है। नेक्स्ट, अगर प्रमुख स्थान से हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, आपके हमेशा एक मैप से पूछा जाएगा आपके प्रश्न, ठीक है। मैप बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप लोग इस तरीके से एक लंबी लाइन खींचिए, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा छोटा और राइट साइड में बड़ा करिए, ऊपर एक बॉक्स बना दीजिए और इसे इस तरीके से घुमा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से घुमा लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप नक्शा, टेम्पररी नक्शा बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे नक्शे पे किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, ठीक। तो गुजरात से अगर प्रश्न बनता है आपका 21वां ये टॉपिक से, यहाँ पे वलसाड जो है, गांधीधाम, अहमदाबाद तथा कच्छ आदि क्षेत्र गुजरात से स्थित है। याद रखिएगा, जो वलसाड है, गांधीधाम है, अहमदाबाद तथा कच्छ आदि क्षेत्र जो है कहाँ है, गुजरात में स्थित है। गुजरात से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ पे पूछा है कि गोवा से अगर प्रश्न बनता है, सुरंगों से अगर गोवा से प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा, गोवा से केरल के बीच रेल द्वारा यहाँ पे 92 सुरंग, 200 यहाँ पे 2000 पुल पड़ते हैं। याद रखिएगा, गोवा से केरल की दूरी के बीच में 92 सुरंग पड़ते हैं, सॉरी यहाँ पे सुरंग पड़ते हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। अगर नाम की बात किया जाए तो यहाँ पे वलियम्मा, अगर नाम से प्रश्न बनता है आपका तो वलियम्मा से आपके प्रश्न बनेंगे। वलियम्मा ये जो है मलयालम में बड़ी बहन की, बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, वलियम्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे वली अम्मा कहा जाता है। वहीं पे अगर प्रश्न बनता है अमू अम्मा किसे कहा जाता है, माँ की माँ को यानी नानी को मलयालम में अमू अम्मा कहा जाता है, अमू अम्मा कहा जाता है, अम्मू माँ कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक्स आपका बनता है यहाँ पे साधन से, फेरी से आपका एक प्रश्न बनेगा। फेरी पानी में आने जाने का एक साधन, एक प्रकार की नाव होती है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। अगर फेरी से प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा, फेरी जो है केरल में बनी एक नाव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पे ट्रेन से अगर प्रश्न बनता है तो रेलवे टाइम टेबल में हम कई जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे में ट्रेन कब आएगी, कब पहुँचेगी, कितने यात्रा में कितना समय लगेगा, किराया कितना लगेगा आदि विशेषताएं इसमें मिली होती है ट्रेन के टिकट में। यहाँ पे 27वां टॉपिक बनता है गांधीधाम। गुजरात से नागरकोइल यानी केरल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, 2649 किलोमीटर है। दोनों के बीच में 14 स्टेशन पड़ते हैं। अगर प्रश्न बनता है गांधीधाम यानी गुजरात से नागरकोइल यानी केरल के बीच में ट्रेन की दूरी जो है 2649 किलोमीटर की है। दोनों के बीच में कितने स्टेशन पड़ते हैं, तो 14 स्टेशन पड़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण आपके हैं। यहाँ से टॉपिक्स आपके बन सकते हैं। यहाँ पे राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। शादी से अगर पूछता है और आंध्र प्रदेश से पूछता है तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। आंध्र प्रदेश में लोगों द्वारा एक विशेष कैंप लगाया जाता है। कैंप में शादीशुदा लड़कियों को पुनः स्कूल भेजा जाता है ताकि वे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकें। याद रखिएगा, शादी हेतु लड़कियों की जो उम्र होती है 18 वर्ष, लड़के की उम्र जो होती है 21 वर्ष। अब तो उसे बढ़ा दिया गया है, 20 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया है। इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक्स आपका बनता है यहाँ पे प्रमुख चेहरे से आपके एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर भी थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने 130 किलोग्राम का वजन उठाया था। कितने, 130 किलोग्राम का वजन उठा रखा था। इन्होंने भारत के बाहर लगभग 29 मेडल जीते हैं। कितने, 29 मेडल जीते हैं। अगर घाटी से प्रश्न बनता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 130 किलोग्राम का वजन उठाया था। इन्होंने भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर लगभग 29 मेडल जीते हैं। ये अपने आप में ही बहुत अधिक महत्व रखता है। अगर घाटी से प्रश्न बनता है यानी यूके यूनाइटेड किंगडम से नहीं, आपके उत्तराखंड से होगा, ठीक है। अगर आपकी घाटी से प्रश्न बनता है उत्तराखंड से, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि शांत घाटी केरल में। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा केरल में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें टॉपिक्स पे, चित्रकारी और बिहार से अगर प्रश्न बनता है। देखिए, बिहार में और चित्रकारी से प्रश्न बने ऐसा हो नहीं सकता, इसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि मधुबनी चित्रकारी की बहुत ही प्राचीन प्रथा है।
जो मधुबनी चित्रकारी है बहुत ही पुरानी यहाँ पे प्राचीन प्रथा है। ये बिहार में मधुबनी नामक एक ज़िला है जहाँ पे ये बहुत ही प्रचलित है। यहाँ त्योहारों पर घरों की दीवारों पर, आंगन में और यहाँ पे अपने बरामदे में क्या है, चित्रों के माध्यम से कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं जिसे मधुबनी कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता थोड़ी सी और है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि मधुबनी चित्र बनाने के लिए यहाँ पे रंगों का जो प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक रूप में किया जाता है, यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। जाने वाले वस्तुओं भी बनाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो जंतु हैं, जो विशेषताएं हैं, जो फूल है, प्राकृतिक चीज़ें, उसको बनाया जाता है। ठीक है, चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए हल्दी, गुड़हल, नील, फूल, पेड़ों का रंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मधुबनी रंग बनाने के लिए कितने फूलों का रंग का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हल्दी 1, गुड़हल 2, नील 3, फूल 4, पेड़ों का रंग, ठीक है, का रंग यानी पत्तियों का भी रंग प्रयोग किया जाता है। लगभग 4-5 यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एक पीसी हुई चावल का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे मधुबनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं से बनाए जाते हैं। पीसे हुए चावल के रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकारी में चित्र पर फूल, पंछी, मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु आदि प्राकृतिक चित्रण भी झलकता रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट आप इससे आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश से प्रश्न न बने, ऐसा हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश से अगर प्रश्न बनता है आपका है तो उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जियां बनाई जाती है। याद रखिएगा, कचनार की फूलों की सब्जियां कहाँ पे बनाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केरल की अगर बात करें तो केरल में केले के फूल, याद रखिएगा, उत्तर में कचनार, यहाँ पे केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। और वहीं पे अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो सहजन तो हर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, केरल में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में सहजन का जो प्रयोग किया जाता है पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से आपका है प्रश्नों से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और सभी लोग हर एक टॉपिक का समझे हैं अगर तो उत्तर बहुत ही बेहतर तरीके से दीजिएगा हर एक प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कर रहा है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे असम में मनाया जाता है। ये जो होता है एक प्रकार के यहाँ पे बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और इसके जो फसल, जो चावल की पहली फसल काटने पर मनाई जाती है और इसके पहले जो अच्छा अस्थायी घर होता है उसे क्या कहा जाता है? उरका कहा जाता है। ठीक, असम से है, पहला राइट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे करा एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने पत्ते व झाड़ियाँ खा जाती हैं? तो 200 kg खा जाती हैं, यहाँ पे 150 kg, 100 kg या फिर करा है 120 kg। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। 100 kg खा जाते हैं। कितने? लगभग यहाँ पे 1 कुंटल खा जाते हैं। कितने? 1 कुंटल खा जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ रही है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 300 ग्राम का होता है, 305 kg का होता है, लगभग यहाँ पे कह रहा है 100 kg का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा है 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 3 माह के हाथी के बच्चा जो होता है उसका जो वजन होता है लगभग यहाँ पे 300 kg। कितना? 300 kg यानी 3 क्विंटल होता है। कितना? 3 क्विंटल। ठीक, राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न ये कर रहा है कि एक हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? 8 घंटे, 5 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे 2 से 4 घंटे जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो है ऊपर नीचे हो गई है, आप लोग घबराइएगा नहीं। सभी प्रश्नों, अगर आप लोग टॉपिक्स पढ़े हैं तो प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? झुंड का मुखिया कौन होता है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथी, झुंड का कोई भी एक सदस्य मुखिया हो सकता है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, और कह रहा है कि चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का किसके साथ जाएगा? तो 5वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है यहाँ पे हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, याद रखिएगा। इसके झुंड में लगभग यहाँ पे 12 से
14 बच्चे होते हैं, जिसका नेतृत्व वहाँ पे सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। अगर छठे प्रश्न की बात करें, हथनियों के झुंड में कितने सदस्य होते हैं, यानी कितने बच्चे होते हैं या फिर कितने लोग होते हैं, तो यहाँ पे 10 से 12 होते हैं, 15 से 17 होते हैं, 7 से 8 होते हैं। इनमें से कितने भी हो सकते हैं, यानी कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे अधिक से भी मात्रा हो सकती है। तो छठे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, जो हथनियों का जो झुंड होता है उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है यहाँ पे 10 से 12 सदस्यों की होती है। राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। ये 7वें का जो प्रश्न आएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाथी अपने झुंड को कितने वर्षों बाद छोड़ देता है? याद रखिएगा, जो हाथियों का बच्चा होता है या फिर जो समूह होता है वो अपने समूह को कितने वर्ष बाद छोड़ देता है? यहाँ पे 10 से 15 वर्ष, 17 वर्ष, यहाँ पे कह रहा है कि 5 से 8 वर्ष, यहाँ पे कह रहा है जब उसका मन करे तब छोड़ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न कह रहा है कि खेजड़ी नामक वृक्ष जो होता है, याद रखिएगा, वृक्ष जो होता है किस राज्य के किस गांव में पाया जाता है? बिहार के पटना? नहीं। राजस्थान? जोधपुर? यहाँ पे कह रहा है इन दोनों जगहों पे? नहीं। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। जितने भी लोगों का दूसरा है एकदम सही होगा। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, तो अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली हैं? अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के जोधपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार के यहाँ पे असम राजपुर, यहाँ पे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 9वें का राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनीता कुशवाहा हैं, जो एक चमकता सितारा है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वली अम्मा किसे कहा जाता है? यहाँ पे कह रहा है पहला हमारा मलयालम में बड़ी माँ को कहा जाता है, दूसरा कह रहा है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, माँ यहाँ पे केरल में बुआ को कहा जाता है, और यहाँ पे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, इसका आंसर बताइएगा। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कि वली अम्मा किसे कहा जाता है? मलयालम में बड़ी माँ को कहा जाता है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, केरल में बुआ को कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और 10वें का आंसर अगर आप लोग बता रहे हैं तो ये PDF आप लोग जितने भी लोग बताएंगे उनको ये मुफ्त में PDF दी जाएगी, फ्री में। अब बस मैसेज कर दीजिएगा, ठीक, मैसेज कर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास से आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं 10 में से 10। और आज की क्लास अगर सही लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ आप लोग लाइक जरूर करिएगा। आज की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग